ठीक है मैम। जिस CWDS की तरफ से आपका स्वागत है। कुमकुम राय मैम का परिचय देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता पूरी करने के लिए, तो कुमकुम मैम ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन केंद्र से प्राचीन भारतीय इतिहास में PhD की। उन्होंने उसी केंद्र में कई वर्षों तक अध्यापन किया है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि प्राचीन भारत में स्त्री की स्थिति का मसला सबसे ज्यादा वाद विवाद का विषय रहा है और संवेदनशील भी। इसमें स्त्री अध्ययन और आंदोलन की दृष्टि से जिन कुछ इतिहासकारों ने सार्थक हस्तक्षेप किया है और इतिहास की हमारी समझ को संतुलित किया है, उनमें कुमकुम रॉय मैम का नाम अग्रणी है। कुमकुम मैम की खूबी यह है कि वे केवल अकादमिशियन भर तक नहीं सीमित रही हैं, वे पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हैं। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के लेखन, पाठ्यचर्या आदि के स्तरों पर भी अपना योगदान दिया है। सबसे जो गौर करने वाली बात है, जो कि उनके एक EPW में छपे लेख से पता चलता है कि वो भाषा को लेकर भी काफी संवेदनशील रही हैं। खास करके क्लासरूम में जो बच्चे गैर अंग्रेजी भाषी जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी उन्होंने संबोधित किया है। द इमरजेंस ऑफ मोनार्की इन नॉर्थ इंडिया, द पावर ऑफ जेंडर एंड जेंडर ऑफ पावर, हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, उनकी कुछ प्रमुख किताबें। इसके अलावा उन्होंने कई ढेर सारे एसेज, रिसर्च पेपर्स इत्यादि लिखे हैं। उनकी रुचि शिक्षा शास्त्र में भी है। कुमकुम मैम, आपका स्वागत है। आप शुक्रिया विजय। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पावर पॉइंट भी शुरू करें, फिर मैं उसके साथ साथ बोलते जाऊंगी और जैसे जरूरत होगी बदलते जाएंगे भी स्लाइड्स। दूसरे वाले में आ सकते हैं। सेकंड वन प्लीज। थैंक यू। तो मैं शुरू कर रही हूँ 31 दिसंबर 1974 से। उस समय 10 महिलाओं की एक समिति ने तत्कालीन जो शिक्षा एवं समाज उन्नयन मंत्री थे श्री नूरुल हसन, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और ये भारत की स्त्रियों की स्थिति पर और उनकी जो तत्कालीन स्थिति थी इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उस रिपोर्ट में अपने जो प्रस्तावना या जो अपने जो इंट्रोडक्शन थे, उसमें उन्होंने कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित किया। एक उन्होंने बताया कि उनके सामने कोई मॉडल नहीं था, कोई ऐसे कोई स्थिति नहीं थी जिसको वे अनुकरण कर सकते थे या अनुसरण कर सकते थे। दूसरी जो बात उन्होंने बताया कि कोई कंपैरेटिव फ्रेमवर्क या तुलनात्मक जो ढांचा है, ये भी उनके पास उपलब्ध नहीं था। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि उनके पास सब विषय पर पर्याप्त जानकारी भी नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी दर्शाया कि रिपोर्ट लिखने के वक्त और उसको प्रस्तुत करने के वक्त कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधता और असमानता नजर में आ रहे थे और उन पर ध्यान देने की जरूरत थी। इस पर उन्होंने काफी जोर दिया और इसके साथ उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि संवैधानिक जो अधिकार है ये महिलाओं को तब तक प्राप्त नहीं था और उनके लिए एक सपना जैसे था। और उनके मन में, यानी जो रिपोर्ट लिख रहे थे, उनके मन में ये आशा थी कि रिपोर्ट पेश करने के बाद इस स्थिति में बदलाव आ सकता है। ये सही है कि जो पिछले 5 दशक 1974 को अगर हम ले तो लगभग 5 दशक के समय बीत चुकी है। इसमें हमने अनेक बदलाव देखा है, लेकिन आज भी इस रिपोर्ट की जो मुद्दे थे ये हमारे लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट वन। ये जो रिपोर्ट है ये 9 बिंदुओं पर या थीम्स पर केंद्रित थे। एक तो स्त्रियों की स्थिति पर चर्चा थी, दूसरे डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी पर चर्चा इसमें मिलती है, तीसरे सामाजिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ है इस पर चर्चा है, चौथे कानूनी व्यवस्था,
पांचवा आर्थिक गतिविधियां। नेक्स्ट वन। हाँ, छठा है शिक्षा, सातवां राजनीति, आठवां विभिन्न प्रकार की पॉलिसी और नौवां थी मास मीडिया। हालांकि कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन मुद्दों की महत्व अभी भी स्पष्ट है। नेक्स्ट वन। इन मुद्दों पर चर्चा के संदर्भ में जो संदर्भ है इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। एक है स्त्री अध्ययन की भूमिका जो केंद्रीय थी, लेकिन इसके साथ साथ स्त्री आंदोलन या विमेन्स मूवमेंट की भूमिका भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें हमें ध्यान देना है कि विमेन्स मूवमेंट्स जो है ये समय के साथ और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के साथ बदलते रहे हैं और विकसित होते रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि स्त्री अध्ययन यानी विमेन्स स्टडीज और स्त्री आंदोलन यानी विमेन्स मूवमेंट के बीच जो संबंध है ये एक जटिल संबंध है और ये एक गतिशील या डायनामिक संबंध भी है। और ये संपर्क कई बार रचनात्मक रहा है, इसमें संघर्ष और तनाव भी लक्षणीय है, लेकिन आमतौर से ये दोनों पक्ष के लिए मेरे ख्याल में लाभदायक संबंध रहा है। इसके प्रभाव हम विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में भी इसके ये जो संपर्क है यानी स्त्री अध्ययन और स्त्री आंदोलन के बीच जो संबंध है इसको इसके प्रभाव प्राचीन भारत के इतिहास पर भी हम देख सकते हैं। और इस संपर्क से जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आए हैं इसके वजह से हमें अपने प्राचीन इतिहास का पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन करने की जरूरत हुई थी और अभी भी है और ये कोशिश अभी भी जारी है। नेक्स्ट वन। तो आज हम इनके कुछ उदाहरण पर चर्चा करेंगे और शुरू करेंगे स्टेटस या स्त्रियों की स्थिति के सवाल से, फिर चर्चा करेंगे आर्थिक और तीसरे राजनीतिक गतिविधियों की और उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक जो विश्वास और प्रयोग है उन पर चर्चा करेंगे। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हालांकि हम इनको 4 अलग बिंदुओं में बांट लिया है, लेकिन वास्तव में ये सारे जो विषय है इसके एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन। साथ साथ जैसे कि विमेन स्टडीज और विमेन्स मूवमेंट में विभिन्न प्रकार के बदलाव आ रहा था, इतिहास के समझ में भी इस समय में हम बदलाव देख सकते हैं। ये पिछले कई दशकों से हम देख सकते हैं कि पहले जहां हम आमतौर से राजा और कई बार रानियों के अध्ययन करते थे और उनकी कहानियां के बारे में हमारी जानकारी थी, अब हम देख सकते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में जो उपेक्षित वर्ग है उनके इतिहास पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके इतिहास को समझने की कोशिश की जा रही है। तो इनमें आदिवासी, कृषि मजदूर, पशुपालक, कारीगर, आम लोग ये सभी शामिल है। और इस प्रयास से हम देख सकते हैं कि इसके जो संबंध है ये काफी दूर तक साधारण लोगों के जो आंदोलन है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ अंश तक दलित आंदोलन से प्रभावित हुए हैं, नारीवादी आंदोलन से प्रभावित है, मजदूर और किसान आंदोलन, पर्यावरण के आंदोलन, सभी की भूमिका इस दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए काफी दूर तक महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि अभी तक बहुत कुछ जानना हमारे लिए बाकी है और जो हमारे लिए अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और जिससे शायद आगे विकास हो सकता है, ये है कि एक प्रकार के गणतांत्रिक सहमति के आधार पर और एक प्रकार के समावेशीय या इंक्लूसिव दृष्टिकोण के माध्यम से हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम स्त्रियों के इतिहास को ही ले तो इस प्रकार की चुनौतियों के परिणाम स्वरूप
हम स्त्रियों को जो पहले हम एक कैटेगरी में रखते थे या एक मोनोलिथिक वर्ग के रूप में समझते थे, अब हम देख सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के विभाजन को स्वीकार करते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है। और इस संदर्भ में हम जेंडर रिलेशंस के आमतौर से चर्चा करते हैं और जेंडर आइडेंटिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन। इतिहास के जो संदर्भ है उसमें स्रोत और प्रमाण पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आम लोगों की जिंदगी के अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्रोत का महत्व स्पष्ट है। विभिन्न प्रकार के स्रोतों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें अभिलेख, सिक्के, मूर्तिकला, स्थापत्य कला इत्यादि शामिल है। और इसके अलावा प्राचीन भारत के संदर्भ में हमारे पास एक विशाल और विविध साहित्यिक भंडार भी उपलब्ध है। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल सभी भाषाएं शामिल है। और इसमें हम विभिन्न विषयों पर ग्रंथ पाते हैं, जिसमें धार्मिक ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है, विभिन्न प्रकार के शास्त्र है, महाकाव्य है, काव्य है, नाटक, चरित कथा इत्यादि। सो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हमें मिलते हैं। लेकिन साथ साथ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि अधिकतर जो ग्रंथ है ये उच्च वर्ण या उच्च वर्ग के पुरुषों द्वारा लिखे गए थे और आमतौर से शहरों में रहने वाले लोगों ने ही इस प्रकार के ग्रंथ के प्रयोग कर सकते थे। उनके लिए लिखा गया था और ये एक प्रकार से हम देख सकते कि जो लिख रहे थे और जिनके लिए लिखा जा रहा था उनके बीच एक प्रकार का निकट संबंध था। तो इस रचनाओं में उनके दृष्टिकोण ही सबसे अधिक स्पष्ट होता है, लेकिन साथ साथ नए प्रकार के सवाल उठाकर उनका अध्ययन करना हमारे लिए संभव है। नेक्स्ट वन। तो जब स्त्रियों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें हम एक उदाहरण ही लेंगे और ये वैदिक युग से है, क्योंकि वैदिक इतिहास के बारे में बार बार चर्चा होती रहती है। विभिन्न प्रकार की स्तरों पर, विभिन्न प्रकार के जगह पे इस प्रकार की चर्चा के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नए प्रकार के सवाल जब हम उठाते हैं तब पुरानी जो स्रोत है उसको किस तरह से एक नए दृष्टिकोण से देखकर उससे हम कुछ नए तत्व निकाल सकते हैं और हमारी समझ में भी परिवर्तन आता है। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे 1960 के दशक में और कॉलेज में भी जब पढ़ते थे 1970 के दशक में और विश्वविद्यालय में भी, वैदिक युग में हमें महिला ऋषियों के बारे में बताया जाता था, उनकी कहानियां हम सुनते थे और साथ साथ हमें ये भी समझाया गया कि इनके जो अस्तित्व है ये स्त्रियों की उच्च सामाजिक स्थिति का प्रमाण था। ये हमारे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि वेद माना जाता था भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व स्वीकृत है। तो जब ये कहा गया कि महिलाएं इस ग्रंथ की रचना और संकलन में शामिल थी, तो इससे स्वीकार किया जाता था कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो ये एक प्रकार के अनुमान, एक प्रकार के कंक्लूजन हमें बताया जाता था। 1980 और 1990 के दशक तक आते आते हम देख पाते हैं कि इस समझ के बारे में सवाल उठाया जा रहा था और ये कुछ अंश तक नारीवादी आंदोलन और नारीवादी जो अध्ययन है इसके परिणाम स्वरूप हुआ। इन दो क्षेत्रों के बीच, जैसे कि हमने पहले भी बताया, आंदोलनकारी और अध्ययन में नियुक्त नारीवादी विद्वानों के बीच अंतर था और है, लेकिन इसके बावजूद चिंतन, विचार, धारणाओं का लेन देन भी हो रहा था और अभी भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक प्रकार के पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन हम कह सकते हैं हो रहा था और इसके एक उदाहरण हम उमा चक्रवर्ती की रचना से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने वैदिक युग में दासियों की स्थिति पर नजर डाला। उन्होंने दिखाया
कि अगर हम महिला ऋषियों से अपने ध्यान हटाकर दासियों के बारे में सोचे तो हम पाते हैं कि उन्हें इंसान की तरह नहीं बल्कि वस्तु या सामग्री समझा जाता था, जिन्हें विभिन्न अवसरों पर दान में दिया जाता था। जाहिर है कि ऋग्वेद में इनके उल्लेख मिलता है, लेकिन एक गौरवशाली अतीत के चित्र प्रस्तुत करने के उत्साह में उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। उनकी रचना या उनकी आवाज ऋग्वेद में सुनने को नहीं मिलता। अगर हम ऋग्वेद को गौर से देखें तो कुछ और बातें भी नजर में आती है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त है या रचनाएं हैं। इनमें से सिर्फ 15 या 20 को महिलाओं की रचना मानी जाती है और इस सूची में कुछ देवियां भी शामिल है। जाहिर है कि महिला ऋषि व्यतिक्रम या एक्सेप्शंस थे और ग्रंथ की रचना और संकलन में पुरुष ऋषियों की ही प्रमुख भूमिका थी। स्पष्ट रूप से महिला ऋषियों के बारे में उपलब्ध जो जानकारी है उसको हमें इस संदर्भ में देखने की जरूरत है। इस संदर्भ से अलग करके अगर उनको हम देखें तो हमारी समझ शायद सीमित या अधूरा रह जाएगा। ऋग्वेद के संदर्भ के बारे में कुछ अन्य पहलू भी है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस ग्रंथ की रचना एवं जो संकलन है ये संभवतः उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम प्रदेशों में हुई थी। स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ के से जो प्राप्त ऐतिहासिक या सांस्कृतिक तत्व है वो उसी इलाके के बारे में महत्वपूर्ण है और उसमें जिस प्रकार के रीति रिवाज की वर्णना मिलती है वो शायद उसी इलाके में प्रचलित थी। दूसरे शब्दों में हमारी सोच और समझ में वैदिक दुनिया के अलावा जो गैर वैदिक दुनिया थी इस उपमहाद्वीप में और जिसके लिए हमारे पास काफी पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध है, ये जरूरी नहीं है कि उन इलाकों में भी उसी प्रकार के सामाजिक या सांस्कृतिक विधि और व्यवस्था प्रचलित थी। तो इसके लिए भी हमारे सोच में जगह बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट वन। अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र में और अर्थनीति की परिभाषा में किस प्रकार के बदलाव हम देख सकते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण के प्रभाव से अर्थनीति के बारे में हमारी जो धारणा है उसमें बदलाव आया है, हालांकि अभी भी इसकी स्वीकृति जो है ये अधूरी है। कुछ अंश तक ये दृष्टिकोण रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के श्रम और इसके महत्व को समझने की कोशिश की गई है और ये श्रम आमतौर से घरेलू उद्योग और घरेलू क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, जहां जिसे आमतौर से हम देख सकते हैं इसको नजरअंदाज किया जाता है और इसके मूल्यांकन नहीं होता। प्राचीन काल के आर्थिक व्यवस्था में स्त्रियों की भूमिका ढूंढना और भी मुश्किल है, लेकिन कई प्रकार के प्रयास हुए हैं जिससे हमारी जानकारी और समझ में बदलाव आया है। फिर भी अभी भी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप घरेलू कामकाज के आर्थिक और सामाजिक महत्व की मान्यता मिली है। इससे हम सामाजिक प्रजनन या सोशल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसमें कई प्रकार परस्पर संबंधित विषय शामिल है, जैविक या बायोलॉजिकल प्रजनन और ऐसी सभी गतिविधियां जिनके माध्यम से हर रोज हम अपने सामाजिक जीवन को बनाए रखते हैं, जिसके माध्यम से आदर्श, नियम इत्यादि की जानकारी और शिक्षा दी जाती है और सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ में प्रजनन की जो अवधारणा है उस पर अगर चर्चा करें, यहाँ महिला या स्त्री को एक क्षेत्र के रूप में कल्पना की गई है और उनके पति को क्षेत्र के मालिक या क्षेत्री के रूप में माना गया है। इसमें कहा गया है कि
अगर क्षेत्रीय अपने क्षेत्र में संतान उत्पन्न करने में असफल हो तो वह किसी दूसरे पुरुष जिन्हें बीजी कहा गया है, यानी जिनके पास संतान उत्पन्न करने के लिए बीज है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में संतान को क्षेत्री की संपत्ति मानी गई है। लक्षणीय है कि इस परिभाषा और चर्चा में क्षेत्र या स्त्री को अपनी संतान पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये धारणा कहाँ तक आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, ये कहना मुश्किल है। क्या ये उच्च वर्ण या उच्च वर्ग के पुरुषों के लिए अधिक महत्वपूर्ण थे? क्या कुछ प्रदेशों में इसकी स्वीकृति थी या नहीं थी? संभव है कि इन विषयों पर लोग सोचते थे, बातचीत होती थी और समझौता भी। साथ साथ पारिवारिक जीवन में मैत्री, प्रेम जैसे अनुभवों की भी जगह रही होगी। सब सामाजिक संपर्क शास्त्रों के नियमों के अनुसार शायद नहीं नियंत्रित थी, लेकिन इस प्रकार के जो शास्त्रीय चर्चा ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रजनन को एक प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं मानी जाती थी, बल्कि इसे एक सामाजिक या सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में निर्धारित और नियंत्रित करने का प्रयास था। ये बात भी स्पष्ट है कि कई शास्त्रों में 12 प्रकार के पुत्रों के उल्लेख मिलता है। आदर्श पुत्र कुमारी के साथ सवर्ण कन्यादान प्रथा के उत्पन्न संतान थे, लेकिन इसके अलावा विधवा की संतान, विवाह के पहले उत्पन्न संतान, विभिन्न वर्ण के महिलाओं से उत्पन्न संतान, इन और दूसरे प्रकार की संतान भी है, इन सभी के उल्लेख मिलता है। इनके सामाजिक स्तरीकरण की गई, सभी की सामाजिक स्थिति एक नहीं थी, लेकिन सभी को शामिल करने का प्रयास भी लक्षणीय है। और ये भी लक्षणीय है कि बेटी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यानी ये एक प्रकार से इनविजिबल या अदृश्य लगती है। प्रजनन के संदर्भ में अन्य जिन महिलाओं के उल्लेख मिलता है उनमें धात्री प्रमुख है। ये परिवार की सदस्य हो सकती थी, लेकिन बाहर से भी आ सकती थी। बच्चों की देखभाल किस तरह से करती थी और उनमें उनकी क्या भूमिका थी, ये तय करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन एक आध बार उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और इसके जो एक उदाहरण हमें मिलता है, ये बौद्ध परंपरा से है। महात्मा बुद्ध की धात्री महाप्रजापति गौतमी, जिनके बौद्ध धर्म के इतिहास में एक विशेष स्थान है, क्योंकि बौद्ध संघ में भिक्षुनियों के लिए जो जगह बनाई गई थी उसमें उनकी भूमिका केंद्रीय थी। इसके अलावा नारीवादी अध्ययन में ये भी स्पष्ट हुआ है कि औरतें विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी कर रही थी। इनमें कृषि उत्पादन संबंधित उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनकर के काम, पशुपालन इत्यादि शामिल थे। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि औरतें इन क्षेत्रों में उत्पादन व्यवस्था नियंत्रण नहीं कर सकती थे, यानी कंट्रोल उनके हाथ में नहीं थे। पिछले दशकों में आर्थिक साधनों की समझ में भी कुछ बदलाव आया है। पहले स्त्री धन पर लगातार चर्चा होती थी। इसमें बर्तन, कपड़े, गहने जैसी सामग्री शामिल थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ है कि संपत्ति की परिभाषा को भी संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। संपत्ति पर निजी या व्यक्तिगत अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर शिकारी मानव के लिए या पशुपालक या मछुआरे के लिए जंगल या पानी या चारागाह जैसे जो संसाधन है, ये उनकी निजी संपत्ति नहीं होती है, लेकिन उनके जीविका के लिए इसकी आवश्यकता है। सो इस प्रकार के सामूहिक अधिकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक अन्य विषय जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, ये है यौन कर्म या सेक्स वर्क। इसे या तो निंदनीय समझा जाता था या फिर विलासिता के लक्षण समझा जाता था।
लेकिन अगर हम कामसूत्र जैसे ग्रंथों को देखें तो इसमें हम पाते हैं कि औरतों को 9 अलग श्रेणियों में बांटा गया और इनसे यौन कर्म या यौन सेवा की अपेक्षा की जा सकती थी। सबसे निम्न स्तर में कुंभदासी थी, जिनका काम शायद पानी लाना था। उसके ऊपर थी परिचारिका, उसके ऊपर कुलटा, यानी जिस औरत ने अपने कुल या परिवार के नियमों के खिलाफ काम किया या परिवार को बदनाम किया। चौथे स्तर पर है स्वैरिणी, इनके उल्लेख मिलता है, यानी ऐसी औरत जो अपनी मर्जी से चलती है। संभवतः ये भी शायद सामाजिक नियम को अस्वीकार करती थी। उसके ऊपर थे नटी और फिर शिल्पकारिका, यानी जो कारीगरी में नियुक्त थी। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की औरतों से यौन सेवाएं की अपेक्षा की जा सकती थी। इनके ऊपर है प्रकाश विनष्टा, शायद वे औरतें जो यौन हिंसा के शिकार थी, और उनके ऊपर रूपजीवा, यानी जो अपने रूप से अपनी जीविका प्राप्त करती थी, और सबसे ऊंचे स्तर पर गणिका को रखा गया। इस लिस्ट से हम ये अनुमान कर सकते हैं कि विभिन्न आर्थिक दर्जे के औरतों से यौन सेवाएं मांगी जा सकती थी। ये भी संभव है कि अपेक्षाकृत निम्न स्तर की जो औरतें थी, उन पर यौन सेवा प्रदान करने के लिए दबाव डाला जा सकता था। साथ साथ कुछ औरतें इस वृत्ति को जीविका के लिए भी शायद अपना सकती थी। ये भी लक्षणीय है कि औरतें की स्तरीकरण, उनके जो स्ट्रैटिफिकेशन है, उनके जीविका या के साधन और उनके जो यौन इतिहास या सेक्सुअल हिस्ट्री है, उस पर आधारित था। स्पष्ट रूप से गणिका और कुंभदासी के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में अंतर था, लेकिन अमीर हो या गरीब, यौन कर्मियों के कुछ आर्थिक संसाधन पर निजी अधिकार था। इनमें धातु के सामग्री, कपड़े, अनाज, तेल और पशु के उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट वन। अब आते हैं राजनीति क्षेत्र में, और राजनीति की परिभाषा में किस प्रकार के बदलाव हम देख सकते हैं। नारीवादी चिंतन के परिणाम स्वरूप प्रजनन, श्रम और आर्थिक संसाधन की समझ में बदलाव के साथ साथ राजनीति के समाज में भी बदलाव आया है। इसमें पावर यानी सत्ता या शक्ति के समझ में बदलाव महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि घरेलू व्यक्तिगत दुनिया के अध्ययन में भी स्पष्ट है। घर की चार दीवारी के अंदर से लेकर बाहर की दुनिया के बीच संबंध पर चर्चा हो रही है। नारीवादी विद्वानों ने सत्ता की समझ की अलग संभावनाओं पर चर्चा की। उनके अनुसार सत्ता की एक अवधारणा है जिससे हम अपने शक्ति प्रयोग करके दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये शारीरिक बल प्रयोग करके, मनोवैज्ञानिक दबाव से, हिंसा, अपमान, विभिन्न तरीकों से हो सकता है जिससे हम परिचित हैं। सत्ता के संपर्क दूसरे प्रकार का भी हो सकता है, जिसमें बातचीत, प्रोत्साहन, विचार विमर्श, समझौता, सहयोगिता के माध्यम से निर्णय तय किया जा सकता है। और पहली तरह के जो सत्ता के प्रयोग है उसको भी बदला जा सकता है, या कम से कम उसके लिए कुछ चुनौती दिया जा सकता है। सत्ता के विभाजन और प्रयोग सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि घर और परिवार के अंदर भी देखा जा सकता है। और याद रखना जरूरी है कि आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के पहले बहुत क्षेत्रों में घरेलू उद्योग और गृहस्थ केंद्रित जो कृषि उत्पादन इसका प्राधान्य था। और हमने पहले भी देखा है कि घर या परिवार सामाजिक प्रजनन या सोशल रिप्रोडक्शन का केंद्र भी था। साथ साथ घर या परिवार के अंदर और एक ओर से हम स्वार्थ के संघर्ष देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ प्यार, ममता इत्यादि के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं।
और एक ही समय घर के अंदर विभिन्न कई बार परस्पर विरोधी आधारों पर स्तरीकरण देखा जा सकता है। एक तो उम्र या पीढ़ियों के आधार पर हो सकता है, जेंडर के आधार पर हो सकता है, नातेदारी के आधार पर, और क्योंकि इसमें जटिलता होती है और ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए प्रभुत्व और अधीनता स्थायी नहीं होती। और इन परिस्थितियों की सामना करते हुए बदलाव के बारे में भी सोचा जा सकता है। नारीवादी विद्वान एक अन्य संकल्पना का भी प्रयोग करते हैं, और ये है हेटेरार्की। हेटेरार्की उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें समाज के स्तरीकरण है, नेतृत्व का भी व्यवस्था है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्ति नेतृत्व करते हैं, यानी सत्ता के केंद्रीकरण संभव नहीं होता। अगर हम इस संभावना को स्वीकार करें तो हमें सामाजिक व्यवस्था में लचीलापन या एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढने की जरूरत है। इसके माध्यम से हम नए प्रकार के सवाल उठा सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन के इतिहास के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम घरेलू इतिहास के महत्व को स्वीकार करें, तब हम देख पाएंगे कि हालांकि शास्त्र के नियमों के माध्यम से समाज को नियंत्रित करने की एक प्रयास चलते रहा, लेकिन इसकी सफलता शायद सीमित थी। प्राचीन भारत के शास्त्र ग्रंथों में 8 अलग प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई, और जैसे कि हमने पहले देखा, कन्यादान को ही विवाह का आदर्श माना गया। स्वेच्छा से विवाह, जिन विवाहों में शुल्क की व्यवस्था थी या जहां हिंसा का प्रयोग था, इन सभी को निंदनीय समझा गया। लक्षणीय है कि जिन प्रथाओं को निंदनीय माना गया, उनमें पिता के साथ माता की भूमिका को भी स्वीकारा गया। वैवाहिक रीति रिवाज में ये विविधता प्रादेशिक अंतर के परिणाम स्वरूप हो सकता था, या तो फिर सामाजिक या आर्थिक विविधता से जुड़ा हुआ था। लेकिन स्पष्ट है कि अलग अलग परिस्थितियों में विवाह के स्वरूप और अर्थ में फर्क हो सकता था। इसके एक उदाहरण हम विधवाओं के प्रति जो नजरिया है उसमें देख सकते हैं। ब्राह्मण अवधारणा के अनुसार विधवा के अस्तित्व यही प्रमाण करता कि वे पतिव्रता धर्म पालन करने में असफल थी। पति की मृत्यु उनकी असफलता और उनके प्रति कर्तव्य पालन न करने का प्रमाण माना जाता था। लेकिन ये धारणा सर्वमान्य नहीं थी। अगर हम विकल्प के इतिहास को ढूंढ निकाल सकते हैं, तो स्पष्ट रूप से हमारी समझ में विस्तार और बदलाव आएगा। तो नारीवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक या सत्ता सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि घरेलू संपर्क का आधार है, और इस क्षेत्र में भी इसे बदला जा सकता है। नेक्स्ट वन। तो अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उस पर नजर डालें, तो एक तो हम उसमें विभिन्न प्रकार की विविधता के प्रमाण पाते हैं, और इसकी एक प्रकार की स्वीकृति या एक्सेप्टेंस के प्रमाण भी हम देख सकते हैं। टुवर्ड्स इक्वालिटी, जिस रिपोर्ट की चर्चा से हमने शुरू की थी, उसमें संस्थागत जो यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो धार्मिक परंपराएं हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो ट्रेडिशंस है, उसके बारे में बताया गया कि आमतौर से इनमें स्त्री विद्वेषी मनोभाव का प्रचलन है। एक प्रकार की मिसोजिनी इन सभी धर्म में हमें देखने को मिलता है। सैद्धांतिक तौर पर इंसान की समानता पर विश्वास रखने वाले धर्मों में भी वास्तव में इस तरह के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। कुछ अंश तक इनकी जानकारी हमें संस्कृत शास्त्रों से मिलती है, लेकिन विकल्प के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इसके सबसे प्रमुख उदाहरण जिसके अध्ययन हुआ है बौद्ध धर्म है, जिसमें नारीवादी और अन्य विद्वानों ने थेरीगाथा जैसे ग्रंथों के अध्ययन पर ध्यान दिया। थेरीगाथा में
बौद्ध भिक्षुनियों जिन्हें निब्बान की उपलब्धि थी, उनकी गाथा या रचनाएं संकलित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे अलग-अलग सामाजिक वर्गों और वर्णों से थे और सभी ने बौद्ध संघ के वैकल्पिक जीवन के आदर्श से आकृष्ट होकर संघ में प्रवेश किया। संघ के अंदर नारी विद्वेषी मनोभाव काफी प्रभावशाली थी, लेकिन इसके बावजूद ये महिलाएं अपने लिए एक जगह बनाने में सक्षम हुई। इसके अलावा अभिलेख और साहित्यिक साधनों से ऐसे अनेक महिलाओं के उल्लेख मिलता है जो संसार में रहकर बौद्ध संघ को समर्थन करती रही। इस तरह से नारी विद्वेषी मनोभाव के साथ साथ अन्य प्रकार के चिंतन और प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इनको स्वीकार करना हमारे लिए जरूरी है। एक अन्य प्रकार की संभावना प्राचीन तमिल साहित्य के अध्ययन से प्रस्तुत किया जा सकता है। तमिल संगम साहित्य को आमतौर से दो हिस्सों में बांटा जाता है, अहम या अंदरूनी विषयों पर रचना और पुरम या बाहरी दुनिया के बारे में रचना। इनमें हम विभिन्न प्रकार के भावना देख सकते हैं। वीरता, शोक, प्रेम सभी की वर्णना मिलती है। अधिकतर कवि पुरुष थे, लेकिन कुछ महिलाओं की रचना भी मिलती है। हमारे लिए शायद दो बातें महत्वपूर्ण है। एक है कि इस इलाके में उस समय वर्ण जाति प्रथा का अस्तित्व था, लेकिन इसका प्रभाव सीमित था। दूसरे, जेंडर रिलेशंस में समानता नहीं थी, लेकिन इसकी कई प्रकार की कल्पना की गई और रचनाओं से लगता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही यौन संबंध स्थापित करने में अपने एक प्रमुख और सक्रिय भूमिका निभा सकते थे। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसे लिंग के आधार पर विभाजन बहुत ही स्पष्ट है, जैसे कि योद्धा की भूमिका या लंबी दूरी के व्यापार में। इन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि ये पुरुषों के लिए ही रखा गया और जो पुरुष इनमें हिस्सा ले सकते थे इन्हें सम्मानित माना जाता था। ये भी लक्षणीय है कि उपमहाद्वीप के कई अलग प्रकार के धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ और इनमें आपसी संबंध भी था, लेकिन अंतर भी देखने को मिलता है। इनके बारे में जानकारी हमें पहली सहस्राब्दी ईस्वी के जो मध्य भाग है उससे प्राप्त होती है। इस समय कई परंपराओं को पुराणों में लिखित रूप दिया गया। पुराण में कई विषयों पर चर्चा मिलती है। इनमें सरल संस्कृत भाषा और याद रखने के लिए जो आसान है अनुष्टुप छंद है, इसका प्रयोग भी लक्षणीय है। भगवान विष्णु और शिव के अलावा देवी की पूजा के प्रमाण मिलती है। आमतौर से पूजा प्रणाली काफी सरल है और व्रतों के उल्लेख भी मिलते हैं। इस प्रकार की पूजा पाठ करने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी दिया गया, जबकि वैदिक यज्ञों में इनकी भूमिका सीमित थी और इनको नियंत्रित एक भूमिका थी। हाल ही में विद्वानों ने ये धारणा रखी कि स्त्रियों शायद इस परिवर्तन के लिए कुछ अंश तक जिम्मेदार थे। वे शायद पितृसत्तात्मक जो ढांचा थे उसके अंदर अपने लिए कुछ जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और कुछ अंश तक सफल हुई। तो इस संदर्भ में पतिव्रता के अलावा सुव्रता के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं, जो व्रत पालन करते थे और इन व्रतों के माध्यम से स्त्रियां अपने पति के मंगल कामना और कुछ अंश तक अपने नियंत्रण में पति और संतान को रखने की कोशिश करती थी। साथ साथ संतान के मंगल कामना करते हुए भी व्रत के पालन किया जाता था। पुराणों में देवी का प्राधान्य भी लक्षणीय है। कई बार देवी को विष्णु या शिव की पत्नी के रूप में कल्पना की गई, लेकिन कई बार स्वतंत्र देवी के रूप में भी, जो माता हो सकती थी और योद्धा भी। इस तरह की कल्पना से आम औरत और पुरुषों प्रभावित या प्रोत्साहित होते थे या नहीं, ये कहना आसान नहीं है।
ये भी संभव है कि लोग शायद मानते थे कि दैवी शक्ति सिर्फ देवी देवताओं के लिए ही प्रयोग हो सकती थी, आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन एक विकल्प के अस्तित्व स्वीकार करना जरूरी है। एक अन्य विकास जिसके सबसे स्पष्ट प्रमाण हमें 9वीं शताब्दी के कर्नाटक से मिलता है, ये जैन परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। और इस परंपरा में स्त्रियों के मोक्ष के या कैवल्य की प्राप्ति के अधिकार लेकर विचार विमर्श के प्रमाण मिलते हैं। इस तर्क में स्त्रियों और पुरुषों के स्वरूप निर्धारित करने के लिए कई प्रकार के परिभाषाओं का प्रयोग किया हुआ। इनमें भौतिक शरीर, भावना और यौनीय प्रक्रिया का प्राधान्य दिया गया, इनको प्राधान्य दिया गया। हर एक व्यक्ति के अंदर इन 3 स्तरों या इन 3 तत्वों का अस्तित्व माना गया और हर एक स्तर या तत्व को स्त्री या पुरुष या नपुंसक होने की संभावना भी स्वीकृत थी। तो हम देख सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज है और 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कई सारे संभावना सामने आते हैं। तो इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, इससे जेंडर के समझ में एक प्रकार के फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की तांत्रिक परंपराएं भी थी। इनमें प्रादेशिक अंतर थे। उपमहाद्वीप के कई इलाकों में इनके साहित्यिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मूर्तिकला के साक्ष्य भी है। इन परंपराओं में 2 विशेषताएं शायद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है इसमें वर्ण और जाति पर आधारित जो विभाजन है, इसको इस प्रकार के स्तरीकरण को नकारा गया और दूसरे इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे और यौन संबंध का प्राधान्य दिया गया। इसके अलावा मद्यपान, मांस और मछली का प्रयोग इत्यादि भी अनुमोदित थी। समाज पर इनका क्या प्रभाव था और इनके अस्तित्व ये स्पष्ट इनके जो समाज पर क्या प्रभाव था ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्पष्ट रूप से एक प्रकार के सांस्कृतिक विकल्प के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं और ये भी शायद समाज में जो वर्ण, जाति और लिंग के आधार पर विभाजित था, उसके लिए शायद एक प्रकार की चुनौती थी। अंत में पहली सहस्राब्दी के अंत और दूसरे सहस्राब्दी के प्रारंभ में हम भक्ति पर आधारित धार्मिक परंपराओं का विकास देख सकते हैं। इसमें देवता और भक्त के बीच एक निकट संबंध की कल्पना की गई और इस परंपरा में पुरुष भक्त भी कई बार अपने आप को स्त्री के रूप में देवता के सामने पेश करते थे। उनका लक्ष्य था संपूर्ण आत्मसमर्पण और साथ साथ कुछ व्यतिक्रमी स्त्रियों के परिचय भी मिलती है। इनकी रचना तमिल इलाके में वैष्णव और शैव परंपरा दोनों में सुरक्षित है और कर्नाटक के भी शैव परंपरा में भी इनके प्रमाण मिलते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है आंडाल, कलैक्कल अम्मैयर और अक्का महादेवी। पहले और तीसरे जो है यानी आंडाल और अक्का महादेवी, इन्होंने अपनी कामना को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया, जबकि कलैक्कल अम्मैयर अपने आप को एक प्रेत के रूप में कल्पना की और लक्षणीय है कि इनमें विविधता है, सब एक प्रकार के नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन पुरुष प्रधान परंपराओं में इन महिलाओं की जो अस्तित्व है इसको स्वीकारा गया और इनकी रचना को सुरक्षित रखा गया। तो हमने जहां से शुरू की थी वहां वापस लौटते हैं। इन दशकों में हम देख सकते हैं कि एक बात जो बहुत ही स्पष्ट रूप में सामने आते हैं ये है कि हम हर एक स्तर और हर एक क्षेत्र में विविधता के प्रमाण पाते हैं। किसी एक ढांचे के अंदर इस विविधता को समेटना और इसको बांधना असंभव है। ये हमारी अतीत इतिहास के एक संपद है और एक प्रमाण है कि इस विविधता को सम्मान के साथ स्वीकार करना हमारे समाज और राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक गणतांत्रिकरण के लिए आवश्यक है और ये हमारे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य भी है।
उम्मीद है कि इस संदर्भ में स्त्री अध्ययन, नारीवादी आंदोलन और इतिहास के बीच जो संबंध है ये आगे चलकर और भी मजबूत होगा और इससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। थैंक यू। धन्यवाद हमको मैम। अब सवाल जवाब का दौर शुरू होता है। अगर किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। विजय, हाँ मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। कुमकुम, लता हियर। हाँ, नाइस टू सी यू कुमकुम। कुमकुम, मैं ये जानना चाह रही थी कि प्राचीन काल में जो कृषि के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, वो किन तरह, वो कौन से जाति की महिलाएं थी और किस तरह का कृषि में उनका योगदान रहता था? ये मेरा प्रश्न था। हाँ, एक्चुअली हमें लता सवाल के लिए शुक्रिया। हमें इसमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक है कि आज जैसे हम देख सकते हैं कि पूरे देश में एक ही तरह की कृषि व्यवस्था नहीं है, तो प्राचीन काल में भी ये विविधता जरूर थी। शायद कुछ इलाकों में ज्यादा, कुछ इलाकों में कम। जिन इलाकों के बारे में हमें साहित्य से जानकारी मिलती है, ये तो है आमतौर से गंगा घाटी के इलाके या दक्षिण में नदी घाटी के इलाके जैसे कि कावेरी के इलाके इत्यादि, जहाँ अभिलेख के प्रमाण भी मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दूसरे इलाकों में भी जैसे कि झूम प्रथा प्रचलित थी, उसके उल्लेख एक आध बार जैसे कि हर्षचरित जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। और वहां दिखाया जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, खेत साफ कर रहे हैं या फसल इकट्ठे कर रहे हैं इत्यादि। और सभी जगह में वर्ण या जाति प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। हम कई बार ये मानकर चलते हैं कि सभी जगह में वर्ण जाति प्रथा प्रचलित थी, लेकिन ये भी सही नहीं है। हम देख सकते हैं कि ये व्यवस्था धीरे धीरे किस प्रकार से प्रसारित हो रहे थे। तो इसके लिए हमें एक्चुअली अगर सही जवाब देना है तो हमें अलग अलग प्रदेश, अलग अलग समय में देखना है कि वहाँ किस प्रकार की स्थिति थी। और कुछ इलाकों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, कुछ इलाकों के बारे में कम जानकारी मिलेगी। लेकिन जहां तक हम कह सकते हैं कि सभी जगह स्त्रियों की श्रम की प्रयोग जरूर होती थी। जो हमारे लिए शायद सवाल जिसके जवाब हम अब तक सही तरह से ढूंढ नहीं पाए हैं, यह है कि कंट्रोल या नियंत्रण किनके हाथ में थे। तो पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन शायद काफी व्यापक स्तर पर थी, लेकिन कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, नियंत्रण किनके हाथ में थे, वो शायद कई क्षेत्रों में पुरुषों के हाथ में होंगे। और वहां भी उसमें फर्क आएगा कि कौन से इलाके में कौन सी वर्ण या जाति के लोग कृषि व्यवस्था में अपने आप को प्राधान्य लाभ कर पा रहे थे या नहीं। ये और कोई सवाल? हेलो विजय जी। हाँ, कैन यू? मैं जानना चाह रही थी कि विमेन जब प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन दोनों में क्षेत्रों में शामिल है, तो क्या प्रोसेस हुआ कि वो रिप्रोडक्शन का जो पूरा डोमिनेशन है उसी में महिलाओं को रखा जाता है और प्रोडक्शन प्रोसेस से एक पूरी तरह से वो निकल जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब श्रम और श्रमिक दोनों के ही रूप में वो हैं, तो फिर लैंड पर उनका जो प्रॉपर्टी पर जो उनकी पूरी हिस्सेदारी है
वो पूरा एक प्रोसेस में गायब हो जाते थे। मैम से मैं ये जानना चाहती हूँ एक्चुअली प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी का सवाल है वो किस प्रोसेस में से वो निकल गई, क्यों उनको प्रॉपर्टी का वो दर्जा नहीं मिला, प्रोसेस क्या रहा है? हाँ, नहीं अर्चना जी, ये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये भी कहना कि सभी जगह प्रॉपर्टी से वंचित रहे ये भी गलत है। हाँ, क्योंकि एक तरह से हमें देखना है कि शास्त्र में क्या कहा जाता है। ये एक प्रकार से प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि क्या स्थिति होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग सभी क्षेत्र में क्या होनी चाहिए और क्या होता है उसमें काफी फर्क होते हैं। और अगर हम शास्त्र से हटकर दूसरे प्रकार के स्रोतों को देखें, जैसे कि प्राचीन भारत के लिए कई हजारों की संख्या में अभिलेख मिले हैं, हाँ, इंस्क्रिप्शंस, और इनमें एक बड़ा हिस्सा जो इंस्क्रिप्शंस के हैं ये जिसे हम वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, यानी कोई किसी को कुछ दान में दे रहे हैं, उसके एक लिखित प्रमाण रख रहे हैं, या तो शिलालेख में पत्थर पर या धातु पर, कॉपर प्लेट्स पर या कुछ दूसरे धातु पर, इस तरह के जो अभिलेख है। तो अगर हम उनमें देखें तो उसमें हम देख पाते हैं कि महिलाएं कई बार दान दे रही थी, और जो यहाँ भी हमें वो डिफरेंस समझने चाहिए कि जो महिलाएं शासकीय वर्ग के साथ जुड़े हुए थे, राज परिवारों के साथ, वो जमीन भी या गांव भी दान में दे सकती थी, और इसके उदाहरण हमारे पास है। तो यानी उनकी उस संपत्ति पर कुछ अधिकार जरूर था, इसलिए ये इसे दान में दे सकती थी। तो अगर हम शास्त्रों से हटकर दूसरे प्रकार के स्रोत देखें तो हमारे सामने जो आर्थिक चित्र उभर के आते हैं वो काफी जटिल हो जाते हैं, और उसमें भी हम देख सकते हैं कि कुछ अंश तक कुछ महिलाओं की संपत्ति पर अधिकार था, कुछ अन्य जैसे कि कुछ अन्य पुरुषों जो दास के रूप में खेतों में काम करते थे उनके संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, उसी प्रकार से दासियों की भी संपत्ति पर अधिकार नहीं था। तो ये कुछ अंश तक वर्ग के आधार पर और कुछ अंश तक जेंडर के आधार पर समझने की शास्त्र के जो सैद्धांतिक स्थिति है उसके साथ वास्तव की स्थिति में फर्क है या नहीं, ये सवाल हमें बार बार उठाना जरूरी है, क्योंकि इससे हम एक दूसरे प्रकार के चित्र ढूंढ कर निकाल सकते हैं। थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो मैम। मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं लिटिल क्यूरियस हूँ। जो हमारे आर्य समाज था पुराने टाइम का, या हम महाभारत में भी देखते हैं और रामायण में भी देखते हैं, उस टाइम पे जो रानियां थी उनको प्रॉपर जो उनका महल होता था उसमें पूरा अधिकार उनका होता था, उसमें राजा भी बीच में नहीं बोल सकते थे। और मतलब कि वहां पे जो कार्य करवाने जो महिलाओं के लिए वो कार्य बांटती थी, या उसके अंदर अगर राजा को भी आना तो उनकी परमिशन से आते थे। लेकिन वहीं पे अगर हम गरीब वर्ग की औरतों को वहां पे देखें उसी टाइम में, तो पूरा डिफरेंस था। तो हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति के उस पे भी, या फिर जो क्या कहते हैं अमीर और गरीब के बीच में जो भेद था उस पे भी डिपेंड कर रहा था महिलाओं की स्थिति का, जो कि अब धीरे धीरे आते टाइम खत्म हो गया था। रामायण एक्चुअली ये खत्म और शुरू होने वाली जो बात है ना, उस पर हमें थोड़ा ध्यान से हमारे प्रमाण पर को देखने की जरूरत है। रामायण और महाभारत दोनों ही बहुत जटिल ग्रंथ है, और उसमें भी बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ रामायण को ही दे तो उसमें एक तो हमें अयोध्या के समाज की वर्णना मिलती है, दूसरे किष्किंधा की समाज के, और तीसरे लंका के, और ये तीन एक प्रकार के नहीं है। तो इनमें से किसको हम वास्तव मानेंगे या किसको हम काल्पनिक मानेंगे, इसके बारे में सोचने की जरूरत होती है। या अलग अलग परिस्थिति जो एक ही समय मौजूद थे, जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ एक ही व्यवस्था चलती है। कई बार हम देख पाते हैं कि एक से ज्यादा व्यवस्था समकालीन या कंटेम्पररी हो सकते हैं।
तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और महाभारत में भी हम उस प्रकार की विभिन्न परिस्थिति देख सकते हैं। तो सबको सिर्फ एक ही कैटेगरी पर रिड्यूस करना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन आपने जो बात बताई है कि वर्ग के आधार पर फर्क जरूर था और उसको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन जो हमें ये भी मानकर चलना है कि किसी एक ग्रंथ या किसी एक प्रकार के जो स्रोत है उसके आधार पर हम पूरे जो देश है उसके बारे में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि देश के कई अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं प्रचलित थी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे कोई सवाल नहीं करना, लेकिन आज 2004 के बाद आपकी विद्यार्थी फिर से बनना बहुत अच्छा लगा। पिछले 1 घंटे से आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और वर्धा से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मैम आज के लेक्चर में। तो पुनः आपको नमस्ते। कैसी है? ठीक है? हाँ बिल्कुल। और कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो मैम मेरा नाम संदीप कुमार। मेरा एक सवाल है मैम, जैसे मैरिज के 8 प्रकार के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें से कन्यादान जिस मैरिज में होता है उसे एक मतलब क्या कहें, अच्छा मैरिज, आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज के रूप में उसे माना जाता है। लेकिन मतलब मेरा सवाल है, क्योंकि जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री राइटिंग रहा है उसमें मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को भी क्वेश्चन किया गया है। तो मतलब उन 8 में भले एक कन्यादान वाले फॉर्म को ही अगर हम देखें तो उसमें भी तो देखा जा सकता है कि कई दफ़ा भले राजा अगर कन्यादान कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनियों को कन्यादान किया जा रहा है। तो वो भी मैरिज एक तरीके से अगर औरतों की स्थिति से देखें तो भले उसे आइडियल मैरिज भले कहा जाए, लेकिन वहाँ औरतों की स्थिति उस मैरिज में जा करके उस आइडियल प्रोसेस वाले मैरिज से गुजरने के बावजूद उनकी स्थिति बेहतर नहीं समझी जा सकती। तो मतलब इस संदर्भ को लेकर के एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो मैरिज को लेकर के जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को जो क्वेश्चन किया गया है, इस पर थोड़ा बहुत अगर मतलब जो पूरा डिस्कोर्स चला है उसको अगर, मुझे पता है संक्षेप में बताना संभव नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ टिप्पणी हो सके तो धन्यवाद। देखिए, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के अगर हम देखें कि जिस प्रकार के समाज के बारे में हम बता रहे हैं उस समय में जो सारे जो रिनाउंसल या परिव्राजक के जो सारे संप्रदाय थे, संन्यास ग्रहण करने वाले जो थे, वहां हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से गृहस्थ या मैरिज के बारे में एक प्रकार के क्रिटिक है, एक प्रकार के उसे एक बंधन के रूप में माना जा रहा है। तो ये शायद एक फेमिनिस्ट क्रिटिक नहीं है, लेकिन उस समाज में भी हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से मैरिज या गृहस्थ संसार के जो प्रणाली थी उसके लिए एक प्रकार की कॉन्टेस्टेशन या एक प्रकार की उसकी विरोधिता भी प्रचलित थी। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये जो मैरिज के अलग अलग प्रकार थे, इसको एक प्रकार की स्वीकृति भी दी गई, स्तरीकरण भी की गई, लेकिन जब इसको स्वीकारा जा रहा है, जैसे कि गांधर्व विवाह जिसमें दोनों की सहमति से विवाह को एक प्रकार की मान्यता दी जा रही है, तो उससे हम देख सकते हैं कि एक प्रकार के अकोमोडेशन भी हो रहा है, एक प्रकार के नेगोशिएशन भी हो रहा है। तो एक ओर से कंप्लीट कॉन्टेस्टेशन के प्रमाण भी मिलते हैं, साथ साथ हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के विवाह को भी स्वीकार किया जा रहा है। और एक अन्य बात भी ये है कि हम पौराणिक कथाओं में भी, और क्योंकि रामायण महाभारत की जिक्र भी हो रही है, उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं जब मुनि ऋषि सब अपनी तपस्या में बैठते हैं,
देवताओं भी अपनी तपस्या में बैठते हैं और तपस्या भंग करने के लिए स्त्रियों का प्रयोग किया जाता है। वो कई बार मैरिज के माध्यम से होता है, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल या नॉन मैरिटल रिलेशनशिप्स के माध्यम से भी होते हैं। तो उस प्रकार की कई तरह के जो सेक्सुअल रिलेशंस है, यौन संबंध है, उसके प्रमाण हमें उसकी कल्पना तो जरूर थी, उसके विभिन्न प्रकार की कल्पना के प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। सो वो डिफरेंस भी हमें कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है उसमें उसके लिए जगह बनाना जरूरी है। धन्यवाद मैम। और कोई? ठीक, धन्यवाद ज्ञापन नयन करेंगी। नयन? नयन? धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सबसे पहले आज की वक्ता प्रोफेसर कुमकुम राय मैम को CWDS की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सहज भाव से संवाद व्याख्यान श्रृंखला कार्यक्रम में अपना संबोधन देने की स्वीकृति प्रदान की एवं आज एक काफी सारगर्भित विषय को हम सबके सामने रखा। हम आशा करते हैं कि मैम के साथ यह स्नेह हमेशा बना रहेगा एवं आपको सुनने का मौका हमें फिर से प्राप्त हो। आपका पुनः कोटि से धन्यवाद। इसके साथ ही संवाद श्रृंखला के आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को CWDS की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने CWDS के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और मैं अनुरोध करना चाहती हूँ सभी श्रोताओं से कि अपना एक बार वीडियो ऑन कर लें ताकि हम एक फोटो ले सके। प्लीज एक बार आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। Thank you, ma'am. Thank you.